7 दिसंबर के दिन हरियाणा हिमाचल के पामटा साहिब हाईवे पर पुलिस को खेतों में एक युवती का शव मिलता है। शव का सिर कटा हुआ था और गायब था। पुलिस को युवती का घड़ ही मिलता है। युवती को काफी निर्ममता के साथ मारा गया था। उसकी बॉडी न्यूड पड़ी थी। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस ने आसपास युवती का सिर खोजने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिला। ऐसे में साफ था कि युवती की हत्या की गई थी और हत्या की क्रूरता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर ये युवती कौन है और इसके साथ ऐसी बेरहमी किसने की। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हरियाणा प्रदेश के यमुना नगर जिले से शुरू होती है। यमुना नगर का एक थाना है, प्रताप नगर। इसी थाना क्षेत्र में जगाधरी पामटा साहिब नेशनल हाईवे पड़ता है और इसी हाईवे के पास एक छोटा सा गांव है, बहादुरपुर। शांत दिखने वाला ये इलाका उस दिन एक खौफनाक रहस्य का गवाह बनने वाला था। 7 दिसंबर 2025 की सुबह यमुना नगर पुलिस को एक सनसनीखेज सूचना मिलती है। बताया जाता है कि पामटा साहिब हाईवे के पास खेतों में एक युवती का शव पड़ा हुआ है। सूचना देने वाले घबराए हुए थे। उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बताया कि कलेसर नेशनल पार्क के पास बहादुरपुर गांव के नजदीक एक नर्सरी के आसपास खेतों में लाश पड़ी है और हालत बेहद भयावह है। जैसे ही सूचना मिलती है, प्रताप नगर थाने के एसएचओ नरसिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सीओ, एसपी और अन्य आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। खेतों के बीच पड़ा वो दृश्य हर किसी को सन्न कर देता है। युवती का शव पूरी तरह निर्वस्त्र था और सिर धड़ से अलग किया गया था। आसपास के इलाके में काफी तलाश की गई, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि बेहद बेरहमी से की गई वारदात है। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन शव के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे पहचान की जा सके। न कोई दस्तावेज, न कोई गहना और न ही कोई ऐसा सुराग जो मृतका की शिनाख्त करा सके। हालांकि पुलिस के अनुमान के मुताबिक युवती की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच हो सकती थी, या शायद उससे थोड़ी अधिक। पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी और हर सवाल एक नए डर को जन्म दे रहा था। आखिर ये युवती कौन थी और उसकी इतनी निर्ममता से हत्या किसने की? शव को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी थी। प्रताप नगर थाने से आसपास के सभी जिलों को सूचना भेजी जाती है कि एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है और उसकी शिनाख्त कराने में मदद की जाए। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा करती है। घटनास्थल, उम्र का अनुमान और अन्य विवरण के साथ फोटो भी जारी की जाती है। उम्मीद थी कि कहीं न कहीं से कोई सुराग मिलेगा। फोटो तेजी से वायरल होने लगती है। लोग देख रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस को जिस एक कॉल का इंतजार था वो नहीं आ रही थी। न कोई थाने पहुंचा, न किसी जिले से गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली। हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह शव मिला था वहां से कुछ ही दूरी पर हिमाचल प्रदेश की सीमा थी। थोड़े ही फासले पर चंडीगढ़, पास ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाएं भी लगती थी। 4 राज्यों की सीमाओं के बीच हरियाणा 5वां राज्य बनता था। लेकिन इन सभी जगहों से कोई भी ऐसा परिवार सामने नहीं आया जो किसी युवती के लापता होने की बात कहे। पुलिस के सामने अब एक अजीब सी स्थिति थी। हर कोशिश नाकाम होती दिख रही थी। समय बीतता जा रहा था। 24 घंटे, 48 घंटे और फिर पूरे 72 घंटे गुजर गए। न शिनाख्त हुई, न कोई ठोस सुराग हाथ लगा। आखिरकार उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए कि अब जब तय समय बीत चुका है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, तो शव के बचे हुए धड़ का अंतिम संस्कार कराया जाए। इसके बाद सेवा समिति नाम की एक सामाजिक संस्था के माध्यम से उस अज्ञात युवती के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी अपने के एक जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यमुना नगर जिले के एसपी कमलदीप गोयल इस मामले को यूं ही दफन नहीं होने देना चाहते थे। वे इस नृशंस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हैं और एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन करते हैं। इसके साथ ही सर्विलांस टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी लगाया जाता है। अलग अलग टीमें अपनी अपनी दिशा में काम करने लगती हैं। कोई कॉल डिटेल खंगाल रहा था,
कोई घटनास्थल के आसपास के रास्तों और कैमरों को देख रहा था, तो कोई जंगल और खेतों में सुराग तलाश रहा था। एसपी ने इस केस को लेकर साफ शब्दों में कह दिया था कि चाहे इसके लिए कितनी ही पुलिस फोर्स क्यों न लगानी पड़े, इस हत्याकांड का खुलासा हर हाल में होना चाहिए। यह मामला पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। ऐसे मामलों में अक्सर केस ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन यहां पुलिस ने हार मानने का सवाल ही नहीं उठाया। एसपी के निर्देश के बाद जांच को नए सिरे से तेज किया गया। अलग अलग टीमें बनाई गई और हर टीम को एक एक जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे बड़ा जोर सीसीटीवी फुटेज पर दिया गया। आसपास के इलाकों, हाईवे, पेट्रोल पंप, ढाबों, टोल प्लाजा और गांवों में लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी। घंटों तक वीडियो देखे जाते, बार बार रिवाइंड किया जाता। कभी अंदाजा लगाया जाता कि युवती की हत्या लाश मिलने से 24 घंटे पहले हुई होगी, तो कभी 36 घंटे पहले का समय माना जाता। समय को लेकर लगातार मंथन चल रहा था। इसी दौरान पुलिस की नजर एक खास फुटेज पर टिक जाती है। घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अचानक उस गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है और कुछ देर बाद वो आगे बढ़ जाती है। यही बात पुलिस को खटकती है। इतनी रात में सुनसान इलाके में लाइट बंद करना किसी इत्तेफाक से ज्यादा लग रहा था। पुलिस ने उसी गाड़ी को केंद्र में रखकर जांच आगे बढ़ाई। फुटेज पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन एक हल्का सा क्लू जरूर मिला। उसी क्लू के आधार पर जब गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया गया तो नंबर उत्तर प्रदेश का निकला। अब सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश नंबर की यह गाड़ी इतनी रात को यहां क्यों आई और इस जगह पर क्यों रुकी। हालांकि उस हाईवे से रोजाना सैकड़ों हजारों गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन यह गाड़ी कुछ ज्यादा ही संदिग्ध नजर आ रही थी। इसलिए पुलिस ने तय किया कि इसी लाइन पर आगे बढ़ा जाए। सर्विलांस टीम को भी एक्टिव किया गया। उस इलाके में आने जाने वाले उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के वाहनों के साथ साथ मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली जाने लगी। जैसे जैसे डेटा खंगाला गया, कुछ ऐसे मोबाइल नंबर सामने आने लगे जो घटना के समय उस इलाके में एक्टिव थे। अब पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों और उस संदिग्ध गाड़ी के नंबर को आपस में मिलान करना शुरू किया। जैसे जैसे डाटा जोड़ा गया, वैसे वैसे जांच की दिशा साफ होती चली गई। पुलिस को लगने लगा था कि वो सही रास्ते पर है और मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी आधार पर एक विशेष टीम बनाई जाती है और उसे उत्तर प्रदेश रवाना किया जाता है। टीम पहुंचती है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में। सहारनपुर का एक थाना क्षेत्र है नकुड़ और इसी नकुड़ थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है टिडोली। जांच के दौरान सामने आया था कि जिस मोबाइल नंबर पर पुलिस की नजर टिकी थी, वो नंबर बिलाल नाम के युवक का है। इसी सुराग को पकड़ते हुए पुलिस टिडोली गांव पहुंचती है। गांव में पहुंचते ही पुलिस को एक अजीब सा माहौल दिखाई देता है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, हर तरफ रौनक थी, लेकिन जिस शख्स की तलाश में पुलिस आई थी वो बिलाल घर पर मौजूद नहीं था। तारीख थी 13 दिसंबर 2025। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की और बिलाल के पिता से संपर्क किया। पिता से पूछा गया, क्या आपके बेटे का नाम बिलाल है? उन्होंने जवाब दिया, जी साहब, मेरे बेटे का नाम बिलाल ही है। इसके बाद पूछा गया कि घर में क्या कार्यक्रम है। बताया गया कि बेटी शिवा की शादी है और उसकी बारात आने वाली है। उसी की तैयारी जोरों पर चल रही थी। माहौल खुशी का था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने सबको असहज कर दिया। पुलिस ने बिलाल के पिता से कहा कि अपने बेटे से तुरंत संपर्क करें। जैसे ही संपर्क हुआ, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली। बिलाल जहां भी था, पुलिस ने वहीं जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा से आई भारी पुलिस फोर्स और अचानक हुई गिरफ्तारी को देखकर घर वालों को भी समझ आ गया था कि मामला छोटा नहीं है। कोई न कोई बड़ा बवाल जरूर हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा पुलिस इतनी दूर तक, वो भी पूरी तैयारी के साथ, यहां तक पहुंची है। जब पुलिस बिलाल से सवाल जवाब करने लगती है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था, बातों में उलझ रहा था। ये सब देखकर बिलाल के पिता भी समझ गए कि जरूर उसके बेटे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक पिता का मन अंदर ही अंदर कांप उठता है, क्योंकि हरियाणा से आई पुलिस यूं ही इतनी दूर नहीं आती। हालात की गंभीरता को भांपते हुए बिलाल के पिता तुरंत एक कठिन फैसला लेते हैं। वो शिवा की ससुराल फोन करते हैं, जहां से उसी दिन बारात आने वाली थी। भारी मन से वो कहते हैं कि आज बारात लेकर मत आना। शादी को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि उनके परिवार पर एक बहुत बड़ी विपदा पड़ी है। ये सुनकर शिवा के ससुराल पक्ष ने भी समझदारी दिखाई और कहा कि कोई बात नहीं, बारात आज नहीं तो किसी और दिन ले आएंगे। लेकिन परेशानियां यही खत्म नहीं होती। उस घर में अगले दिन यानी 14 दिसंबर 2025 को एक और शादी तय थी। दरअसल
उसी दिन बिलाल की खुद की बारात जाने वाली थी और साथ ही उसके छोटे भाई सलमान की भी बारात थी। दोनों की शादियां रामपुर मनिहारन के गांव लढ़ोरा में होनी थी। अब बिलाल के पिता के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो वहां भी फोन करता है और हालात साफ साफ बता देता है। वो कहता है कि हम कल बारात जरूर लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ एक बेटे की। दोनों बेटों की बारात एक साथ नहीं आ पाएगी क्योंकि हमारा एक बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि 14 दिसंबर 2025 को सिर्फ एक बेटे की बारात जा सकती थी। बिलाल तो पुलिस की गिरफ्त में था, इसलिए उसकी जगह उसका छोटा भाई सलमान ही बचा था। तय तारीख पर सलमान की बारात जरूर जाती है, लेकिन वो बारात नाम की ही थी। मुश्किल से 5-6 लोग, न ढोल न तामझाम, बस रस्म अदायगी। घर जिसमें कुछ दिन पहले तक खुशियों की चहल पहल थी, अब खामोशी में डूबा हुआ था। उधर जिस लड़की की शादी बिलाल से होनी थी, उसकी जिंदगी भी अचानक मोड़ पर आग खड़ी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि महज 24 घंटे के भीतर उसके लिए एक नया रिश्ता तलाशा जाता है। परिवार इज्जत और समय की मजबूरी में फैसला करता है और नया लड़का तय कर उस लड़की की भी शादी करा दी जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इधर पुलिस बिलाल को अपने साथ लेकर जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। पहला ही सवाल सीधा होता है, ये बताओ वो लड़की कौन थी जिसकी तुमने गर्दन काटकर हत्या कर दी। शुरुआत में बिलाल बातों को घुमाने की कोशिश करता है, कभी अनजान बनने लगता है तो कभी आधे अधूरे जवाब देता है, लेकिन ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस समझ चुकी थी कि यही वो कड़ी है जो इस हत्याकांड को खोलने वाली है। जब दबाव और बढ़ता है तो आखिरकार बिलाल टूट जाता है। वो बताता है कि उस लड़की का नाम उमा था। उमा सहारनपुर कोतवाली देहात क्षेत्र की गंगोत्री कॉलोनी में रहती थी। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगती है। दरअसल बिलाल ड्राइवर का काम करता था और पिछले 2 साल से उमा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वो गंगोत्री कॉलोनी में उसके पास आता जाता था और दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते थे। इस रिश्ते की भनक न तो बिलाल के माता पिता को थी, न परिवार को और न ही किसी रिश्तेदार को। समय बीतता गया और इसी बीच बिलाल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। रिश्ता भी घर के ही दायरे में तय हुआ था, मामा की बेटी से। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे बिलाल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उधर उमा लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। वो साफ कहती थी कि वो उसी से शादी करेगी, उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। वो उससे प्यार कर चुकी थी और किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बिलाल दूसरी तरफ इस रिश्ते से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कभी टालमटोल, कभी बहाने, कभी खामोशी, लेकिन उमा का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, बिलाल के दिमाग में एक खतरनाक और खुराफाती ख्याल जन्म लेने लगता है। वो सोचने लगता है कि अगर उमा को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। 6 दिसंबर 2025 की शाम थी। समय करीब 6-7 बजे के आसपास का था। बिलाल उमा को फोन करता है और कहता है कि क्या उसका कहीं घूमने का मन है, क्यों ना आज लंबी ड्राइव पर चला जाए। ये सुनते ही उमा खुशी से भर जाती है। उसे लगता है कि शायद अब बिलाल सच में उसे अपनाने वाला है। कुछ ही देर में बिलाल गाड़ी लेकर आता है और उमा उसके साथ बैठ जाती है। दोनों करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जब वे पामटा साहिब के प्रताप नगर इलाके में पहुंचते हैं तो माहौल सुनसान हो चुका होता है। बिलाल ने कार में ही रोमांस की इच्छा जाहिर की। उमा भी रोमांस के लिए तैयार हो गई। फिर ये दोनों गाड़ी में ही संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। तभी किसी बहाने से बिलाल पीछे वाली सीट पर चला जाता है। वो सीट बेल्ट निकालता है और उमा का गला दबा देता है। उमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही हालात उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। बिलाल पूरी ताकत से सीट बेल्ट कसता चला जाता है। तब तक कसता है जब तक उमा के शरीर में कोई हरकत बाकी नहीं रह जाती। हत्या के बाद बिलाल का अगला डर यही था कि कहीं किसी तरह उमा की पहचान न हो जाए और पूरा मामला खुल न जाए। इसी डर ने उसे और ज्यादा हैवान बना दिया। उसने उमा के धड़ को सिर से बिल्कुल अलग कर दिया। उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतार दिया। जो भी जेवर या सामान उसने पहन रखा था, सब अलग कर दिए। फिर उसने पूरी तरह नग्न अवस्था में धड़ को खेतों में एक जगह फेंक दिया और सिर को काफी दूर जाकर अलग जगह फेंक दिया ताकि दोनों का आपस में कोई संबंध ही न जोड़ा जा सके। इसके बाद वो सीधे सहारनपुर लौट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर पुलिस को धड़ तो मिल चुका था और 72 घंटे पूरे होने के बाद
सेवा समिति के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया था। लेकिन एक सवाल लगातार पुलिस को परेशान कर रहा था, सिर आखिर गया कहाँ? जब बिलाल पुलिस की गिरफ्त में आया और सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सिर फेंकने की जगह बता दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आखिरकार उस युवती का सिर भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस बिलाल को लेकर कलेसर जंगल के लाल ढांग क्षेत्र में पहुंची, जहां से उमा के कपड़े और शॉल बरामद किए गए। हालांकि जिस हथियार से उमा का सिर काटा गया था उसकी बरामदगी अभी बाकी थी। अब जब सिर मिल चुका था तो पुलिस के सामने मृतका की पहचान का रास्ता भी खुलने लगा। पुलिस उस सिर को लेकर सहारनपुर की गंगोत्री कॉलोनी पहुंची। वहां लोगों ने बताया कि वो युवती पहले यहां रहती थी, लेकिन उससे पहले वो रमजानपुर इलाके में रहती थी। पुलिस जब रमजानपुर पहुंची तो वहां से अगला सुराग मिला। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उमा का असली गांव हलालपुर है। यहीं से उसकी असली पहचान सामने आई। उमा की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। पुलिस जब यह सुनती है कि उमा शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी है तो अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। बेटे की उम्र करीब 13 साल बताई जाती है और यह भी सामने आता है कि उमा की शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी। इतने सालों बाद उसका इस तरह से अंत, ये बात पुलिस को भी अंदर तक झकझोर देती है। पुलिस आगे बढ़ते हुए उमा के गांव हलालपुर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात उमा के भाई टिंकू से होती है। टिंकू से जब बातचीत की जाती है तो वो बेहद साधारण और टूटी हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाता है। करीब 15 साल पुरानी बात याद करते हुए टिंकू बताता है कि उसी वक्त उमा की शादी तय हुई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उमा के दिल में कुछ और ही चल रहा है। पास के ही गांव में रहने वाला एक लड़का था, जॉनी। वो विकलांग था और पेशे से मजदूर था। रंगाई पुताई का काम करता था। कब और कैसे उमा उससे प्यार कर बैठी किसी को पता ही नहीं चला। जिस दिन उमा की बारात आने वाली थी उसी दिन वो मौका पाकर जॉनी के साथ घर से भाग गई। वो रात टिंकू के लिए आज भी डरावनी याद बनकर जिंदा है। उस रात पूरे गांव में तलाश हुई। रिश्तेदार इधर उधर दौड़े, लेकिन उमा का कहीं पता नहीं चला। वो रात सिर्फ लड़की वालों के लिए ही नहीं बल्कि लड़के वालों के लिए भी बेहद अपमान और पीड़ा से भरी थी। हालात को संभालने के लिए उसी रात एक कठोर फैसला लिया गया। उमा की जगह मामा की बेटी से दूल्हे की शादी करा दी गई। इसके बाद परिवार ने उमा को लेकर एक और फैसला कर लिया, उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देने का। टिंकू बताता है कि उसी दिन तय कर लिया गया था कि अब उमा से उनका कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। वो उनके लिए मर चुकी थी। वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए। उमा कहीं और अपनी जिंदगी जीती रही और उसका परिवार उसे भूलने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब पुलिस उसका कटा हुआ सिर लेकर गांव पहुंची तो इंसानियत एक बार फिर रिश्तों से बड़ी हो गई। उमा के घर का अंतिम संस्कार तो पहले ही सेवा समिति द्वारा हो चुका था, लेकिन सिर का अंतिम संस्कार बाकी था। रिश्तेदारों और गांव वालों के कहने पर इंसानियत के नाते टिंकू आगे आता है और अपनी बहन के सिर का अंतिम संस्कार कर देता है। जब उमा के सिर का अंतिम संस्कार होता है तब जाकर यह पूरी कहानी लोगों के सामने आती है। गांव में, आसपास के इलाकों में और रिश्तेदारों के बीच सनसनी फैल जाती है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को सालों पहले परिवार ने भुला दिया था उसकी जिंदगी का अंत इतने भयानक तरीके से होगा। लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? इसके बाद पुलिस उमा के पति तक पहुंचती है, जिसका नाम जॉनी था। पुलिस जॉनी से पूछती है कि जब उसकी शादी हो चुकी थी, बेटा भी था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उमा उससे अलग हो गई? जॉनी भारी मन से अपनी कहानी सुनाता है। जॉनी बताता है कि शादी के बाद दोनों गांव से भागकर बाहर रहने लगे थे। कुछ समय तक वे रमजानपुर में रहे। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन रमजानपुर में रहने के दौरान उमा उससे धीरे धीरे दूर होती चली गई। जॉनी के मुताबिक करीब 2 साल पहले हालात पूरी तरह बदल गए। उमा न तो उससे ठीक से बात करती थी और न ही अपने बेटे से। उसका व्यवहार अचानक ठंडा और बेरुखा हो गया था। इसी दौरान उमा की जिंदगी में बिलाल आ गया। जैसे ही बिलाल आया, उमा ने अपने पति और बेटे दोनों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जॉनी बताता है कि जब वो उमा से बात करने की कोशिश करता था तो वो साफ कह देती थी कि अब उसे उसके साथ नहीं रहना है। वो कहती थी कि वो किसी के भी साथ रह लेगी, लेकिन जॉनी के साथ नहीं। इस वजह से घर में आए दिन झगड़े होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि जॉनी मानसिक रूप से टूटने लगा। आखिरकार उमा रमजानपुर छोड़कर गंगोत्री कॉलोनी में रहने चली गई और जॉनी अपने बेटे को लेकर वापस अपने गांव आ गया।
हालांकि जॉनी बेटे को मां से मिलने से कभी नहीं रोकता था। जब भी बेटे का मन करता वो उसे उमा के पास ले जाता था, लेकिन उमा ने जॉनी को खुद मिलने की कभी इजाजत नहीं दी। फिर एक दिन जॉनी को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह भी पता चलता है कि जिस बिलाल के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उसी ने उसका कत्ल किया है। यह सुनकर जॉनी पूरी तरह टूट जाता है। तमाम मतभेदों और दूरियों के बावजूद उमा उसकी पत्नी थी, उसके बेटे की मां थी। उसकी मौत की खबर जॉनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उमा के भाई टिंकू ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में सिर्फ बिलाल ही नहीं बल्कि उमा का पूर्व पति जॉनी भी शक के दायरे में आता है। टिंकू का कहना था कि पुलिस को हर पहलू से जांच करनी चाहिए और अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए यह सिर्फ एक बहन की मौत नहीं थी बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उमा की हत्या की पूरी कहानी और भी साफ होती चली गई। बिलाल की शादी तय हो चुकी थी और वो अब उमा से किसी भी हाल में पीछा छुड़ाना चाहता था। वो अपनी होने वाली नई बेगम के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन उमा उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी थी। उमा लगातार शादी का दबाव बना रही थी और बिलाल के निकाह का खुलकर विरोध कर रही थी। 6 दिसंबर 2025 को बिलाल ने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि अब उमा को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन वो चाहता था कि यह हत्या कभी सामने ना आए। ये एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर बने जिसका कोई सुराग न मिले और वो हमेशा के लिए बच निकले। इसी सोच के तहत उसने पूरी योजना बनाई। लेकिन पुलिस की जांच में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक अहम सुराग हाथ लगा। एक कार की एलॉय व्हील में नीले रंग की हल्की सी लाइट दिखाई दी। यही वही कार थी जिससे उमा का शव फेंका गया था। इसी छोटे से क्लू ने पुलिस को बड़ी सफलता दिला दी। कार तक पहुंचते पहुंचते पुलिस सीधे बिलाल तक जा पहुंची और आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की सख्त पूछताछ में बिलाल टूट गया और उसने लव, सेक्स और धोखे से भरी पूरी कहानी उगल दी। उसने कबूला कि उसने उमा का इस्तेमाल किया, उसके भरोसे को कुचला और आखिरकार अपनी शादी बचाने के लिए उसकी जान ले ली। दरअसल बिलाल का निकाह 14 दिसंबर को होना था और उमा इस निकाह के खिलाफ खड़ी थी। इसी निकाह को बचाने के लिए बिलाल ने उमा की गर्दन काट दी। पुलिस ने निकाह से एक दिन पहले बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बिलाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन उसका अंतिम फैसला या आगे की कार्यवाही अदालत तय करेगी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, जिसके साथ इतने साल रहा हो, अगर उसे मरवा सकता है तो वो किसी से प्यार क्या ही करेगा। फिर अगर कोई और मिलेगी तो उसे भी मरवा देगा। मैम जिसे अपनों की जिंदगी की कदर नहीं, वो किसी के प्यार की कदर क्या करेगा। जो ऐसा कर सकता है उससे प्यार की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, किस पर भरोसा करें और किस पर न करें, कुछ समझ नहीं आता। मैम आज के समय में ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। भरोसा करने से पहले समझदारी और अनुभव दोनों जरूरी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा रिटर्न्स बैक। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, रूबीना एंड जीतेंद्र शुड बोथ बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट। हाउ कुड दे पुट इनोसेंट जावेद इनटू सच अ ट्रैप? मैम आई अंडरस्टैंड योर एंगर, but calling for capital punishment is extreme. The focus should be on a fair investigation and ensuring justice through the legal system, not on emotional reactions. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, अपनी ही बेटी और दामाद की हत्या करके क्या मिला, अब बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। मैम बेटी को जन्म देकर उसी की जान लेना किसी भी हाल में जायज नहीं हो सकता। इंसानियत और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो ये भूल जाए उसे ऐसी ही सजा मिलती है। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, अपनों की हत्या करके क्या हासिल हुआ, ऐसे हत्यारों को तो फांसी ही मिलनी चाहिए। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर हिंसा से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। कानून को अपना काम करने देना चाहिए ताकि न्याय हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, Deepak was an extremely cruel father who brutally killed his own daughters. It's a tragic and deeply disturbing situation. Nahid Khan, United States of America. Ma'am, I agree. This is an incredibly tragic and deeply disturbing situation. It's heartbreaking to see such cruelty,
स्पेशली टुवर्ड वंस ओन चिल्ड्रन। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, जब संजय बीना से शादी नहीं कर सकता था तो उसे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। सर, शायद उस समय हालात अलग थे, लेकिन हां, अगर शादी संभव नहीं थी तो शुरुआत में ही साफ कर देना चाहिए था। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्मितल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नूपुर जोशी जी ने कमेंट किया है, विवेक जी आप कैसे हैं? सॉरी विवेक, ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई वॉजंट एबल टू वॉच योर शो। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूं, धन्यवाद। कोई बात नहीं, समझ सकता हूं। उम्मीद है अगली बार आप शो देख पाएंगे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदीप पाल जी ने कमेंट किया है, स्टोरी सिर्फ 20 मिनट की होनी चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, ऐसा परिवार किसी को ना मिले, सो सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। निशा पवार जी ने कमेंट किया है, गुलनाज को अपने मायके नहीं बल्कि ससुराल जाना था। मायका मतलब मुस्लिम परिवार, और जो लोग खुद ही बात नहीं समझते वे अपने बच्चे को क्या ही समझाएंगे। शायद अगर लड़के के मां बाप के पास जाते तो उन्हें अच्छे से समझा बुझाकर, अपने मन को समझाकर अपने बेटे बहू का स्वागत कर लेते। मैम, गुलनाज को अपने ससुराल जाना था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रिश्ते जिद से नहीं समझदारी से चलते हैं। अगर दोनों तरफ के बड़े लोग थोड़ी समझ और खुले दिल से बात करते तो हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़ों को करते देखते हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ों की ही ज्यादा होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी, लव फ्रॉम सनी भंडारी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नेहा ऑफिशियल नाम की आईडी से कमेंट आया है, सो सैड स्टोरी, आई एम नेहा फ्रॉम हैदराबाद। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूनम प्रजापति जी ने कमेंट किया है, मैंने 10 दिनों में लगभग सारे वीडियो देख लिए हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करण जी ने कमेंट किया है, छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। सर, आप सही कह रहे हैं, छोटे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए था। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीना जी ने कमेंट किया है, अजीब सी जाहिल लड़की थी, कैसे अपने मां बाप को बिना बताए शिमला चली गई। मैम नासमझी तो थी, पर शायद हालात ही ऐसे थे कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, एक हवस के लिए ये सब। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। उमा मोहन जी ने कमेंट किया है, गुड नरेशन वॉचिंग फ्रॉम बैंगलोर। हर नेम इज अथुल्या नॉट अनथुल्या। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रेम लपवानी जी ने कमेंट किया है, जय हिंद सर। गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्वीटू नाम की आईडी से कमेंट आया है, हेलो सर, हैव नाइस डे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फरहत खानम जी ने कमेंट किया है, सबसे बड़ी गलती नईमा की थी, बिना लड़के के घर बार और परिवार से मिले, बिना उसे ठीक से जाने समझे उसने उससे शादी कर ली। शायद उसे बस एक मर्द की जरूरत थी, खानदान से उसे क्या लेना देना था, उसे तो बस एक आदमी चाहिए था। ऐसी लड़कियों का अंत अक्सर यही होता है। मैम, हर कहानी के कई पहलू होते हैं। शादी सिर्फ घर बार या खानदान से नहीं, इंसानों की समझ, हालात और मजबूरियों से भी जुड़ी होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद जी ने कमेंट किया है, भट्टी कनाडा, सर दुनिया बड़ी जालिम है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनवर अहमद जी ने कमेंट किया है, कहानी आप अच्छे सुनाते हो जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक कुमार जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, कोमल प्रसाद जी, गणेश सौद जी, मुकेश शर्मा जी, सत्यनारायण लहरे जी, अलग जोत सिंह जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।